हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमकू एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल्स। देखिए, ऑलरेडी हम बहुत सारे जो लेक्चर्स है उसमें मुगल के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा लेक्चर है उससे शुरू हो जाएगी मुगल डायनेस्टी। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबर ही था। और बाबर को यहाँ इंडिया में इन्वाइट किया जाता है, और उसको जो इन्वाइट करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि जो इब्राहिम लोदी का जो अंकल होता है, दौलत खान लोदी, ठीक है ना, वही उसको इन्वाइट करता है। और साथ में जो महाराणा संगा होते हैं वो भी उसको लेटर लिखते हैं। और जो बाबर था वो पहले से ही हम कहेंगे जो उसका रूल था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्ब था अफगानिस्तान के अंदर। और उससे पहले वो बार बार जो समरकंद है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन जब उसको इन्विटेशन मिलता है इंडिया की साइड से तो वो यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो यहीं पर ही फिर रहने का अपना मन बना लेता है। हालांकि जो इंडिया के जो रूलर्स थे वो सिर्फ ये चाहते थे कि बाबर यहाँ पर आए, इब्राहिम लोदी को हराए और वापस चला जाए, ठीक है, जिससे कि उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। लेकिन बाबर जब यहाँ पर आता है और यहाँ की जब वेल्थ को देखता है, ठीक है ना, यहाँ की जब ज़मीन को देखता है, तो वो अपना मन बदल लेता है। वो यहीं पर ही अपना जो रूल है उसको स्टैब्लिश करने की सोच लेता है, और जो लोग फिर उसको इन्वाइट करते हैं फिर वो उनको भी मार देता है। तो यहाँ पर ये कुछ मुगल जो थे उनका जो बैकग्राउंड था। आज हम सबकी जितने भी रूलर्स हैं उनका एक छोटा सा इंट्रो लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बाबर के बारे में बताऊंगी कि जो बाबर की जो अर्ली लाइफ थी वो क्या थी, किस तरह से भारत में आया। एक एक करके मैं आज सारा जो आपको बाबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। सभी एग्जाम्स के लिए जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मुगल डायनेस्टी है उसमें से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। मुगल की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो उनकी जो टाइमिंग है वो है 1526 से 1857, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आ जाते हैं फिर ब्रिटिशर्स। मुगल फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब वर मोर पावरफुल एंड एंस नॉन एज द ग्रेट मुगल। तो देखिए, अगर हम मुगल्स की बात करें तो जैसे कि हर किंगडम में होता है कि जो रूलर्स है जब तक वो पावरफुल रहते हैं उनका रूल अच्छा खासा चलता है, लेकिन जैसे ही वो वीक पड़ने लग जाते हैं उनका जो टाइम होता है अब वो डिक्लाइनिंग वाला जो टाइम होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें बाबर से लेकर औरंगजेब तक की, 1526 से 1707 की, ठीक है। 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के जो दिल्ली है उसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है, और मुगल जो एम्पायर है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया था। और औरंगजेब की जो डेथ है वो 1707 में हो जाती है। तो जो ये बीच का जो टाइम पीरियड है ये वो टाइम है जिसमें हम कहेंगे जो मुगल डायनेस्टी थी वो अपने एकदम क्लाइमैक्स पे थी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अपने जिनीत पर थी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, अब जो रूलर्स है वो इतने पावरफुल नहीं आ पाते। जो मुगल डायनेस्टी की जो पावर थी, उसकी जो हम कहेंगे उसकी जो रेपुटेशन थी उसको सबको ख़राब कर देना शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं। अब वो जो मुगल एम्पायर है वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी रूलर होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ग्रेट मुगल्स होते हैं। ये टाइम मैंने आपको बता दिया। 1707 से लेके बाद में जो 1857 तक जितने भी जो रूलर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स, ठीक है। औरंगजेब के बाद जितने मुगल आते हैं उनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बाबर की। बाबर का जो टाइमिंग है वो है 1526 से 1530। तो ज़्यादा दिन तक तो यहाँ इंडिया में रूल नहीं कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ छोड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हुमायूं का पहले रूल होता है 1530 से 1540, लेकिन फिर बीच में आ जाता है सुर एम्पायर, ठीक है ना। ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह जो शेर शाह सूरी होता है वो अपना जो यहाँ पर जो एम्पायर है उसको स्टैब्लिश कर लेता है, और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन जैसे ही शेर शाह सूरी की डेथ होती है, हुमायूं को फिर से मौका मिल जाता है और फिर से सारी पावर को वो अपने अंडर लेके कंसोलिडेट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर अकबर का जो टाइम है 1556 से 1604 का टाइम है, और ये सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रूलर है पूरी मुगल डायनेस्टी का वो अकबर ही है। उसके बाद जहांगीर का टाइम आता है, अकबर का बेटा था जहांगीर, और फिर जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां, और फिर लास्ट में औरंगजेब, ठीक है। तो ये सारे मुगल्स, और इनके बाद जो आएंगे उन्हें बोलते हैं लेटर मुगल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाबर की अर्ली लाइफ के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि जो मुगल डायनेस्टी है उसका फाउंडर बाबर को ही बताया जाता है, और जो बाबर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 Feb 1483, ठीक है, इन अंडीजन फरगना वैली, ठीक है। जो फरगना वैली है जो प्रेजेंट आपकी उज़्बेकिस्तान में है वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। पूरे नाम की बात करें बाबर की तो उनका पूरा नाम था ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके जो फादर थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, और उन्हीं की वाइफ मतलब इनकी जो मदर थी उनका नाम था कुतलुक निगर खानम, ठीक है। तो ये इनके माता पिता का नाम है। मिर्ज़ा वॉज द रूलर ऑफ द फरगना वैली, ठीक है। तो रूलर कहाँ के थे ये, इनके जो फादर थे जो रूलर थे वो थे फरगना के, ठीक है। फरगना मैंने आपको बताया जो कि प्रेजेंट उज़्बेकिस्तान में है। इनके जो फादर हैं ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर के डिसेंडेंट है, जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में तब जब भी मैं आपको बाबर या उनसे जुड़ी हुई बैटल्स के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा कहा जाता है कि बाबर किसके डिसेंडेंट थे, तैमूर के और चंगेज़ खान के। अपने फादर की साइड से ये किससे बिलोंग करते थे,
चंगेज़ खान से, और अपनी जो मदर की साइड से बिलोंग करते थे ये तैमूर साइड से, ठीक है। जब मैंने आपको चंगेज़ खान की बायोग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने आपको तब भी बताया था कि चंगेज़ खान के 4 बेटे होते हैं, जिसमें एक होता है चगताई, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो लिखा है, ठीक है ना। और ये चगताई का ही आगे चल के ये जो बाबर की फैमिली ये इसी फैमिली से निकलती है, ठीक है ना। इसके जो इसी बेटे की जो आगे फैमिली होती है, ठीक है, तो ये बाबर की ही जनरेशन होती है, ठीक है। तो ये था इनका, जो मैंने आपको बता दिया कि बाबर किस तरह से अपनी जो मदर है वो तैमूर साइड से बिलोंग करते थे, ठीक है, और जो उनके फादर है वो चंगेज़ खान जो फैमिली है उनकी 14 जनरेशन से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये बिलोंग करते थे बारलास जो ट्राइब है, ठीक है, जिसका जो ऑरिजिन है मैंने आपको बता ही दिया, चगताई से इनका जो ऑरिजिन था वो चगताई से था, ठीक है, और इनकी आगे चल के फिर जो ट्राइब होती है वो बारलास ट्राइब होती है। जो पीपल है ये सारे ये क्या है, ये तुर्किक और जो तुर्क और पर्शियन, ठीक है, जो उनका कॉम्बो इनके अंदर देखने के लिए मिलता है बाबर के अंदर, वो तुर्किक और जो पर्शियन थे दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये बाबर की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में है कि 14 फरवरी 1483 को उनका जन्म हुआ था फरगना वैली में, जो प्रेजेंट आपकी उज्बेकिस्तान पे है। इनके जो फादर थे उनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना वैली के मिर्ज़ा हुआ करते थे, रूलर थे, ठीक है। इनकी जो माता थी वो कुतलुक थी, जो कि बिलोंग करती थी किससे, तैमूर फैमिली से, तैमूर की 5th जनरेशन से, और जिनके फादर थे वो चंगेज़ खान की 14 जनरेशन से बिलोंग करते थे, ठीक है। बाबर के बारे में जानते हैं। 1494 में जब बाबर सिर्फ 11 साल के होते हैं, ठीक है, इनके जो फादर है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे चल के अब इनके फादर की जगह इन्हीं को जो फरगना वैली है उसको संभालना पड़ता है एज अ रूलर। तो यहाँ पर जब ये पहली बार उस जगह को संभालते हैं तो ये टाइटल लेते हैं बादशाह या फिर बादशाह, ठीक है। तो ये इनका पहला टाइटल है। आगे चल के ये और भी टाइटल जो टाइटल है वो लेते हैं, काजी भी एक टाइटल एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टाइटल है वो उनका बादशाह, ठीक है। उसके बाद ये समरकंद है उसको 2 बार कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार इनके हाथ से वो निकल जाता है। उस समय जो समरकंद था उस पर किसका रूल था, ठीक है, शाहबानी खंजू बेग, ठीक है। जो शाहबानी खंजू बेग है वो स्किल्ड बाय द शाह इस्लाम ऑफ सफाविद ईरान, ठीक है। अब आगे चल के जो ये सफाविद ये शाहबानी होते हैं इनकी भी डेथ हो जाती है सफाविद ईरान से। ये कुछ इस्लाम के कुछ और जो धर्म थे जो बहुत ज़्यादा फैले थे, जिनमें ऑटोमन था, सफासिद था, अब्बासिद था, ठीक है ना। ये कुछ उस समय जो ईरान में उस समय इनके बीच में झगड़े चल रहे थे। 1512 में क्या होता है, जो बाबर है वो तीसरी बार कैप्चर करने की कोशिश करता है समरकंद को, ठीक है, लेकिन वो इस बार भी हार जाता है, और इस बार उसे क्या करना पड़ता है, वो भाग जाता है काबुल में। काबुल में उसके मामा थे, काबुल आपको पता ही अफगानिस्तान का पार्ट है, वहाँ पर उसके मामा रूल कर रहे थे, तो जो बाबर है वो उन्हीं के पास चला जाता है। तो ये बाबर की कुछ शुरुआती लाइफ है। अब देखिए वो इंडिया में क्यों बढ़ता है आगे, ठीक है। जो ऑटोमन थे उन्होंने डिफीट कर दिया था सफाविद्स को, ठीक है, और उज़्बेक को भी डिफीट कर दिया था। और वो जितना भी जो हम कहेंगे जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट था ना, उस तरफ जो बाबर था वो बार बार कोशिश तो कर रहा था समरकंद को कैप्चर करने की, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था, वो अपना एक्सपेडिशन उधर कर ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो अब उन्होंने किधर शिफ्ट कर लिया, वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। मच इनकम ऑफ द काबुल एंड डिज़ायर टू इमेलुएट तैमूर, ठीक है। और उसको पता था, जो उसके डिसेंडेंट थे, जो उसकी जनरेशन थी पहली, उसको पता था कि वो कितनी ज़्यादा जो आगे बढ़ चुकी थी, कितना बड़ा उनका एम्पायर है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये बात थी कि मुझे भी इतना बड़ा एम्पायर फिर से इस्टेब्लिश करना है। और उसको पता था जो तैमूर है वो इंडिया को पहले भी कितनी बार लूट चुका था, ठीक है। तो ये सब बातें उसके दिमाग में होती है, तो ये सब चीज़ें उसको क्या बढ़ाती हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाती हैं। और उसको पता था कि जो तैमूरिद प्रोविंसेस है, जो पंजाब थी, वो कभी तैमूर के अंडर आती थी। तो यही जो चीज़ें होती हैं जो उसे कहीं ना कहीं उसके खून में पहले से थी, क्योंकि जो उसकी जनरेशन थी वो हमें पता है। चंगेज़ खान की हमने बायोग्राफी कवर कर ली है, ठीक है। तैमूर की बायोग्राफी वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी, कौन तैमूर था, कहाँ से बिलोंग करता था। तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पता थी कि जो उसकी पूर्वज थे वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना। और उन्होंने भी भारत को जीतने की कोशिश करी है, और वो काफ़ी हद तक इसको लूटने में कामयाब भी हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा उसको जो चीज़ें थी वो बार बार उसको हिम्मत देती थी करने के लिए कि वो भी कर सकता है। और दूसरा रीज़न क्या था कि वो अपने आप को वेस्ट में एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहा था, उसका एक्सपेंशन ही नहीं होता, बार बार कोशिश करता था और बार बार वहाँ से हार जाता था। तो ये 2 रीज़न थे जो उसको इंडिया में खींचते हैं। अर्ली इंडियन कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं तो जो फर्स्ट एक्सपेडिशन था वो था सप्रेशन ऑफ द यूसुफजाई ट्राइब रिवॉल्ट एंड द बाबर ऑक्यूपाइड बीरा वॉज गन पाउडर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसका जो पहला एक्सपेडिशन होता है वो होता है यूसुफजाई ट्राइब पे, ठीक है, उसके साथ रिवॉल्ट करता है और जो भीरा होता है उसको जीत लेता है। पहली बार यहाँ पर गन पाउडर का यूज़ किया गया था, ठीक है। इन इज सेकेंड एक्सपेडिशन ही कैप्चर्ड पेशावर। तो आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो इसने जो वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न जो बाउंड्री है वहाँ पर जो छोटे छोटे जो राज्य थे, ठीक है ना, वहाँ पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी है। नॉर्थ वेस्ट में ये आपका जो बीरा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसको जीता पहले, ठीक है। तो इसको गन पाउडर का इस्तेमाल इससे पहली बार वहीं किया, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे पेशावर की तरफ बढ़ा, फिर इसने वो कैप्चर कर लिया। 1520 में क्या हुआ, जो थर्ड एक्सपेडिशन था वो इसमें क्या क्या जीत लिया, बाजुरा, भीरा, सियालकोट एंड द सैयदपुर। तो धीरे धीरे अब ये इंडिया में अपनी जो एंट्री है वो करता जा रहा है। ये सारी वो जगह है जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर है हमारी।
फिर 1524 में क्या होता है, अब पता चल गया ना कि हाँ भाई कोई रूलर है और वो ऐसे ऐसे अंदर जीतता हुआ रहा। तो यहाँ पर जो इंडिया के जो अंदर जो रूलर थे भारत के अंदर, उनको पता चल गया था कहीं ना कहीं कि हाँ कोई बाबर नाम का है, वो जीत रहा, ठीक है। तो उन्हीं का अब जो यहाँ पर उस समय किसका रूल चल रहा था, इब्राहिम लोदी का रूल चल रहा था, लोदी डायनेस्टी का। तो मैंने आपको बताया जो इब्राहिम लोदी था वो लोगों के मन से उतर चुका था, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। तो इस बात से उसकी जो प्रजा थी वो भी परेशान थी, और साथ में जो इब्राहिम लोदी के जो अंकल थे दौलत खान लोदी, वो भी परेशान थे। तो दौलत खान जो लोदी होते हैं वो क्या करते हैं, बाबर को इनवाइट करते हैं कि वो इंडिया में आए, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या करे, जो इब्राहिम लोदी है उसको यहाँ से मतलब यहाँ से किल कर दे और उसको यहाँ से हटा दे, ठीक है। यही बात जब राणा संगा को पता चलती है तो वो भी बाबर से कहते हैं, वो भी बाबर को मैसेज भेजते हैं काबुल में, और वो भी उसको इन्वाइट करते हैं लोधी डायनेस्टी को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो बाबर समझ जाता है, ठीक है। बाबर वो यहाँ बोल देता है, क्योंकि देखिए बाबर के पास भले गन पाउडर था, बड़ी बड़ी तोप थी, लेकिन उसके पास लोग बहुत कम थे, उसकी जो आर्मी थी वो बहुत कम थी। तो यहाँ पर जो राणा संगा है और जो दौलत खान जो लोधी हैं, वो दोनों उसको प्रॉमिस करते हैं कि तुम यहाँ पर आओ तो ठीक है, और तुम इसको हराओ, आर्मी हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो शुरुआत में जो बाबर होता है उसको ना दौलत खान लोधी पे इतना भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं फिर भी है तो उसका रिश्तेदारी, पता चला बाद में पलट गया। लेकिन जैसे ही वो उसको राणा संगा का मैसेज मिलता है वो मान जाता है। हालांकि बाद में जो राणा संगा होते हैं वो उसको अपनी जो आर्मी है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, और उसी का बदला फिर 1 साल बाद जो बाबर है वो उनसे लेता भी है, जिसमें जो राणा संगा होते हैं वो बैटल ऑफ खांडवा, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, उसमें वो हार भी जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी बैटल की, बैटल ऑफ पानीपत, जो एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल चेंज लेकर आती है। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हम सबको पता है किसके बीच में हुई थी, बाबर के बीच में हुई थी, और जो लोधी एम्पायर है उसके बीच में हुई थी। मैंने आपको बता दिया क्यों हुई थी, क्योंकि इन्वाइट किया जाता है दौलत खान लोधी के थ्रू, और जो महाराणा संगा थे उनके थ्रू बाबर को इन्वाइट किया जाता है कि वो इंडिया में आए और जो लोधी एम्पायर है उससे फाइट करें। ये जो आपकी बैटल है ये 21 अप्रैल 1526 में होती है। ये पानीपत के पास होती है, जो कि आपका हरियाणा में है, ठीक है। बाबर ने यहाँ पर यूज़ किया रूमी डिवाइस, ठीक है ना। देखिए ये एक तरह की ना उसकी अपनी टेक्निक्स हुआ करती थी। जब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो बाबर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी बहुत जो इंपॉर्टेंट टेक्टिक्स वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। इसमें अरबा थी, है ना, कि किस तरह से वो लोगों को अच्छे से घेर के ना तब मारता था उसमें, ठीक है। तुलगुमा थी। तो वैसे ही जो यहाँ पर वो यूज़ करता है रूमी, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ पहले, जो मैंने आपको जो बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाया था, ठीक है। उसमें वो सबसे पहले जो कार्ड्स होते थे, एक जो रथ होती है ना, रथ पे जिसपे जो आदमी होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो खड़े होकर लड़ते हैं, वो सबसे पहले उनको खड़ा करता था, ठीक है। उनको रस्सियों से बांध कर, जिससे कोई पीछे तक पहुंच ना पाए, और उनके पीछे फिर वो अपनी इन्फेंट्री, अपनी बड़ी बड़ी तोप, जिससे कि अगर कोई घुसने की कोशिश करा, इनकी तोप को रोकने की कोशिश करा, तो पहले तो यहाँ से वो निकल ही ना पाए, ठीक है। तो इस तरह की वो यूज़ करता था। साथ में वो गन पाउडर यूज़ करता था, बड़ी बड़ी तोप हुआ करती थी उसकी आर्मी के पास, ठीक है। और अपनी आर्मी को वो पहले से ही बता दिया करता था, मतलब उनकी अपनी ये टेक्निक्स होती थी कि तुम्हें किस तरह से वार करना है, कि कुछ को आगे खड़ा, कुछ को पीछे, और फिर तुम्हें कुछ को पीछे से जाके उस सेना को घेर लेना है। तो इस तरह से वो राइट पार्ट कौन सा है, लेफ्ट पार्ट कौन सा है, सेंटर पार्ट कौन सा है, तो इस तरह से वो अपनी आर्मी को पहले से ही डिवाइड करके रखता था। देखिए रिजल्ट क्या होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का, बाबर की विक्ट्री होती है इसमें। मैं पहले ही आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह से जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो लड़ी गई थी, कैसी उसमें जो टैक्टिक्स है वो यूज़ की गई थी, तुगलक का क्या था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको चैनल पर वो लेक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है उसकी रिजल्ट ये निकलती है कि जो इब्राहिम लोदी है वो मारा जाता है, ठीक है। और देखिए पहली बार ऐसा हुआ था, पूरी जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम रहा उसमें पूरी 5 डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी जो रूलर है, किसी सुल्तान को बिल्कुल जो बैटल फील्ड पर है उस पर मारा गया, मतलब मारे जाते हैं, पॉइजन, किसी को पॉइजन दे दिया, ठीक है ना, ठीक है, कोई अपनी मौत मर गया, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कोई बैटल फील्ड पर मारा जाता है, तो वो इब्राहिम लोदी है, ठीक है। और इस तरह से जो लोधी डायनेस्टी होती है उसका एंड हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी एंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मुगल रूल इंडिया के अंदर। अब जो बाबर है वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और अपने बेटे को भेजता है हुमायूं को कि जाओ जाके आगरा को सीज कर लो, ठीक है। और यहाँ बाबर अपने आप को अनाउंस कर देता है कि अब वो क्या है, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, अब वो एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बन चुका है। और इसी खुशी में वो सिल्वर का जो कॉइन होता है, क्योंकि काबुल में तो पहले से रूल कर रहा था बाबर, ठीक है, तो वहाँ पर काबुल के जितने भी जो लोग होते हैं उनको अपनी खुशी में, जीतने की खुशी में, वहाँ पर सब लोगों को एक एक सिल्वर का कॉइन देता है, ठीक है। और खुद टाइटल लेता है कलंदर। जब वो पहली बार जब उसने बैटल लड़ी थी अपनी ज़िंदगी की, सॉरी बैटल नहीं लड़ी थी, जब अपनी फादर की डेथ के बाद वो फरगना का रूलर बना था, तो उसने टाइटल लिया था क्या, बादशाह खान या फिर बादशाह खान। अब उसने क्या टाइटल लिया है, कलंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कलंदर टाइटल। कब लिया कलंदर, ये जब उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीत लिया, ठीक है, और अपने आप को अनाउंस कर दिया एम्परर ऑफ द हिंदुस्तान। अब बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो महाराणा संगा होते हैं वो बाबर को जो अपनी आर्मी होती है उसको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो इसी वजह से जो बाबर होता है उसे राणा संगा की ये बात पसंद नहीं आती है, और 1 साल बाद वो अब
जो बैटल ऑफ पानीपत है 1526 में हुई थी, जो बैटल ऑफ खानवा है वो होती है आपकी 16 मार्च 1527 में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये उसी बात का गुस्सा होता है बाबर को कि वो उनकी अपनी जो आर्मी है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। यहाँ पर जो राणा संगा होते हैं वो भी तैयार रहते हैं बाबर से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो राणा संगा होते हैं अपने साथ जो दूसरे जो रूलर्स होते हैं, मारवाड़ के, अम्बेर के, ग्वालियर के, अजमेर के, चंदेरी, ठीक है, और दूसरा जो सुल्तान होता है महमूद लोदी, क्योंकि अफगान जो डायनेस्टी है उससे बिलोंग करता था, जो अफगान ओरिजिन है वहाँ का रूलर था ये, और बाबर वो कहीं और का था। तो भले ये मुस्लिम थे लेकिन इनकी भी आपस में बनती नहीं थी, ठीक है। तो राणा संगा ने सबको एक साथ यूनाइट किया और वो बाबर से मिलता है, और यहाँ पर होती है बैटल ऑफ खानवा, जो आपकी कहाँ होती है, आगरा से 16 किलोमीटर के आसपास ये जगह पड़ती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो राणा संगा होते हैं वो हार जाते हैं, और यहाँ पर जो बाबर होता है वो अपनी टैक्टिक्स के थ्रू सब चीज़ों को जीत लेता है, जिस तरह से वो बैटल ऑफ पानीपत में जीतता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही वही होता है, और यहाँ पर वो टाइटल लेता है गाजी का, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया 3 टाइटल लिए उसने, पहले है बादशाह, ठीक है, फिर दूसरा टाइटल आप मुझे बताइए कमेंट करके क्या था, ठीक है, और तीसरा ये है गाजी, ठीक है। अब लड़ते हैं बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, एक एक करके आप ये सब अपने दुश्मनों को हटाता चलेगा। देखिए चंदेरी कहाँ पर सिचुएटेड थी, ये आपकी मालवा और जो बुंदेलखंड है उन दोनों के बॉर्डर पर ये आपकी सिचुएटेड थी, ठीक है, मालवा और बुंदेलखंड के बॉर्डर पर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था बाबर के लिए, अगर बाबर को यहाँ पर रूल करना है तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इन द हैंड्स ऑफ द राजपूत चीफ मेदनी राय वो हु सपोर्टेड राणा संगा इन बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। अब ये जो पार्ट था ये किसके हाथ में था, ये था मेदनी राय के हाथ में, और मेदनी राय ऑलरेडी पहले से जो राणा संगा थे उनको सपोर्ट कर रहा था जब बैटल ऑफ खानवा हुई थी। और बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुई थी, महाराणा संगा और बाबर के बीच में हुई थी, तो कहीं ना कहीं बाबर का दुश्मन भी हुआ ये मेदनी राय भी। तो बाबर ने क्या डिसाइड किया कि इनकी पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। वो पहले डिमांड करता है, ठीक है, कि शमशाबाद की जगह वो क्या कहता है कि मुझे जो चंदेरी है उसको दे दो, क्योंकि चंदेरी मैंने आपको बता दिया उसके लिए बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। लेकिन वो क्या करता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है, जो मेदनी राय होता है वो मना कर देता है। तो अब इसी बात पे जो बाबर होता है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, उसको ऐसा लगता है, और वो जो चंदेरी है उस पर अटैक कर देता है 1528 में। तो आपको याद रखना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 1526 में, बैटल ऑफ खानवा कब हुई, 1527 में, और ये जो बैटल है बैटल ऑफ चंदेरी ये कब हुई आपकी 1528 में। इस बैटल में जो मेदनी राय होता है वो मारा जाता है, और यहाँ पर जो फोर्ट होता है चंदेरी का उसको बाबर कैप्चर कर लेता है और इसको हैंड ओवर कर देता है वो अहमद शाह को, ठीक है। ये डिसेंडेंट होता है इसी का, ठीक है ना, ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी मालवा, जो मालवा पे जो डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी, ठीक है ना, उसी का आगे चल के कोई वंशज होता है जिसको वो ये जो फोर्ट ऑफ चंदेरी है वापस कर देता है, ठीक है, हैंड ओवर कर देता है। अब देखते हैं बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। अब बैटल ऑफ घाघरा कब हुई है, 1529 में। तो आपको याद रखना है लगातार हर साल बाबर एक बैटल करते आ रहा है। तो जो अफगान होते हैं, ठीक है, वो बार बार कोशिश करते हैं दिल्ली को वापस से रिकैप्चर करने की, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये असेंबल होते हैं बिहार में, और इसको कौन लीड करता है, महमूद लोदी। जो महमूद लोदी है वो इब्राहिम लोदी का ही रिश्तेदार था, ठीक है। तो ये बार बार उसको क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि अब बाबर ने तो सब कुछ हथिया लिया, अब कहीं ना कहीं तो ये लोग तो बार बार क्या सोच रहे थे, अगर ये तो इनको इन्वाइट भी करते हैं तो इसलिए इन्वाइट करते हैं ना कि भाई उसको इब्राहिम लोदी को मारेगा और चला जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर बस जाता है। तो अब यहाँ पर इनको मुश्किल हो रहा था अपना वापस से इनको दिल्ली कैप्चर करना। बाबर क्या करता है, बाबर परेशान हो जाता है कि बार बार से रिकैप्चर करने की कोशिश करे जा रहे हैं। तो बाबर अब ईस्ट की तरफ से जो प्रोसीड है वो करने की मतलब उधर चल पड़ता है ईस्ट की साइड, ठीक है, और अफगान भी, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत सारे जो अफगान रूलर होते हैं वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बाबर के सामने वो जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। और बाबर फिर इसी वजह से जो ये लड़ाई झगड़ा होता है वहीं के वहीं खत्म कर देता है, ठीक है। जो अफगान होते हैं जो महमूद लोदी के अंडर होते हैं वर फोर्स टू फाइट एट द बैंक ऑफ द घाघरा। लेकिन कुछ अफगान रूलर जो महमूद लोदी के अंडर होते हैं वो अभी भी जो महमूद लोदी होता है वो उनको फोर्स करता है कि नहीं बैटल तो हमें लड़नी है। और ये बैटल होती है आपकी एट द बैंक ऑफ घाघरा, जो घाघरा रिवर है उसके किनारे ये बैटल होती है, 1529 में होती है। और कंप्लीटली इसको डिफीट मिलती है किसको, महमूद लोदी को, ठीक है। और महमूद लोदी कहाँ भाग जाता है, बंगाल की तरफ भाग जाता है। और जो दूसरे जो अफगान रूलर्स होते हैं जो रिबेल कर रहे थे वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं बाबर के सामने कि ठीक है भैया हमें नहीं चाहिए कुछ भी, आप हमें ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो ये थी बैटल ऑफ घाघरा। तो किसके बीच में हुई थी, महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। इससे पहले कौन सी बैटल पढ़ी हमने, बैटल ऑफ चंदेरी, जो आपकी 1528 में हुई थी, मेदनी राय के बीच में हुई थी और बाबर के बीच में हुई थी। उससे पहले क्या हुई थी, 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई थी, जो महाराणा संगा और बाबर के बीच में हुई थी। उससे पहले बैटल हुई थी 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो हर साल बाबर एक एक करके एक सारी बैटल्स लड़ रहा है। अब बात आ जाती है बाबर की डेथ की, ठीक है। बाबर इतना ज़्यादा थक चुका था, वो बीमार पड़ गया। ऑन December 26, 1530 बाबर डाइड एट आगरा एज अ एज ऑफ 40। तो काफ़ी कम उम्र में मर गया वैसे तो ये। तो 40 की उम्र में जो बाबर है उसकी डेथ हो जाती है। जो उसकी बॉडी है उसको पहले जो आराम बाग है आगरा में वहाँ पर दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है काबुल में, ठीक है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कुमारन, अश्करी और हिंडल, ठीक है।
और ये जो बाबर था, ये ऐसा नहीं था कि इसको कुछ आता जाता नहीं था, पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक है। इसने अपनी खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। और ये अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा, एक हम कहेंगे, महारत मिली हुई थी इसे, काफ़ी बड़ा स्कॉलर था ये। इसने अपनी जो बायोग्राफी है वो भी लिखी है, जिसका नाम था बाबरनामा। और जो ये बाबरनामा है, ये जो तुर्किश लैंग्वेज है उसमें लिखी गई है बाबरनामा। और बाद में इसको जो पर्शियन लैंग्वेज में, उसमें भी इसको ट्रांसलेट करवाया गया है। और ट्रांसलेट करवाने वाले कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, एज तुजुके बाबरी। और देखिए, जब ये जो बाबर है, जब अपनी जो ऑटोबायोग्राफी जब ये खुद लिखते हैं तो उसका नाम होता है बाबरनामा, ठीक है, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखी जाती है। लेकिन इसी को बाद में फिर पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, जो अब्दुल खाना होते हैं उनके थ्रू। और जब इसका नाम रखा जाता है तुजुके बाबरी। तो आपको नाम याद रखना है कि जब ऑटोबायोग्राफी थी, जब बाबरनामा के नाम से थी, और जब बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट कर दी जाती है रहीम खाना के थ्रू, तो उसका नाम हो जाता है तुजुके बाबरी। और ये सब हुआ था अकबर के टाइम पर। बाद में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जाता है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे इसको? जो जॉन लियडन और विलियम एरस्किन। तो इस तरह से जो डेथ है, बाबर की डेथ हो जाती है। और यहाँ से इसके बाद जो टाइमिंग शुरू होता है वो शुरू होगा हुमायूं का। हुमायूं का मैंने आपको बता ही दिया कि बीच में जो सारी पावर है हुमायूं के हाथ से छिन जाती है। लेकिन फिर से जो हुमायूं होता है, वापस से अपनी जो पावर है उसको कंसोलिडेट करके रखता है, और वापस से जो मुगल डायनेस्टी है वो फिर से अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो आपका लेक्चर है बाबर के बारे में, इससे मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है, किस तरह से जो बाबर का जन्म था वो उज़्बेकिस्तान की जो फरगना वैली है 14 फैब 1483 में हुआ था, 13 फैब 1483 में हुआ था। और आगे चल के फिर यही जो छोटा सा बच्चा होता है, ये बार बार समरकंद पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कामयाब नहीं होता है। और ये फिर कहाँ जाता है? अपने मामा के पास आ जाता है, काबुल पर रूल करता है अफगानिस्तान में। लेकिन जैसे ही इसको इन्विटेशन मिलता है महाराणा संगा के थ्रू और इब्राहिम लोदी के जो अंकल होते हैं, दौलत खान लोदी के थ्रू, कि आप इंडिया में आइए और यहाँ पर जो लोदी डायनेस्टी है उसको ख़त्म करिए, तो ये यहाँ पर भारत में आता है। सोच के तो ये आता है कि सिर्फ अटैक करेगा, लेकिन जो इसके पूर्वज होते हैं उनसे ये बड़ा इंस्पायर होता है। इसको लगता है अगर वो लोग यहाँ पर अटैक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो यहाँ पर अटैक करता है। फिर उसको लगता है कि उसका यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वो स्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो स्टैब्लिश हो जाता है, और जो भी उसकी आड़ने की कोशिश करता है एक एक करके वो सबको हटा देता है। और इस तरह से वो अपनी जो लाइफ की बहुत ही 4 जो इंपॉर्टेंट बैटल होती है भारत के अंदर आके लड़ता है। जिसमें पहली बैटल होती है 1526 की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो उसकी इब्राहिम लोदी के साथ होती है। फिर वो सेकंड बैटल लड़ता है 1527 में, ठीक है, जो उसकी महाराणा संगा के साथ होती है। फिर 1528 में बैटल लड़ता है जो उसकी मेदनी राय के साथ होती है फॉर चंदेरी। और फिर 1528 में वो बैटल लड़ता है किसके साथ? हाँ सॉरी, 1529 में फिर वो बैटल लड़ता है, मेरे दिमाग से निकल गया, फिर वो बैटल लड़ता है, एक बार और देख लेते हैं, घाघरा, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ता है। और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्टली उसकी जो कब्र होती है, मतलब जो उसको जो बरिड किया जाता है वो आराम बाग आगरा में किया जाता है, लेकिन बाद में उसकी जो डेड बॉडी है उसको काबुल में शिफ्ट कर दिया जाता है। 4 बेटे होते हैं उसके, हुमायूं, कमरान, अक्षरी और हिंदल, ठीक है। अपना खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है वो लिख के जाता है तुर्किश लैंग्वेज में। और बहुत बड़ा स्कॉलर होता है ये, किसका? 2 लैंग्वेजेस का, अरेबिक और पर्शियन का, ठीक है। बाद में फिर इनकी जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसको जो अब्दुल रहीम खाना है वो इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, और इसका नाम रखा जाता है तुजुके बाबरी। तो इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। जितना भी जो इंपॉर्टेंट था बाबर से रिलेटेड मैंने आपको सारा बताने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।